हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा टॉपिक चल रहा है सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा एवं सिद्धांत। तो आज इस वीडियो में हम सामाजिक परिवर्तन के उद्विकासी एवं रेखीय सिद्धांत कारकों के बारे में जानेंगे। देखिए, सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत कारक उद्विकासियों से प्रभावित थे। वे इस मत को नहीं मानते हैं कि परिवर्तन चक्रीय गति से होता है, बल्कि उनका मानना है कि परिवर्तन हमेशा एक सीधी रेखा में नीचे से ऊपर की ओर अलग अलग चरणों में होता है। यानी कि उद्विकासी और रेखीय सिद्धांत कारकों में कॉमट, स्पेंसर, हॉबाउस ये सभी प्रमुख थे, जो कि चक्रीय सिद्धांत को नहीं मानते थे। तो इन्हीं के सिद्धांतों को आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम कॉमट जी के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। कॉमट ने सामाजिक परिवर्तन का संबंध मानव के बौद्धिक विकास से जोड़ा है और साथ ही उन्होंने बौद्धिक विकास और सामाजिक परिवर्तन की 3 स्तर माने हैं, जिसमें पहला स्तर धार्मिक स्तर होता है, दूसरा तात्विक स्तर होता है, तीसरा वैज्ञानिक स्तर होता है। तो धार्मिक स्तर में समाज की प्राथमिक अवस्था थी, जिसमें मानव प्रत्येक घटना को ईश्वर और धर्म के संबंध में समझने का प्रयत्न करता था। विश्व की सभी क्रियाओं का आधार धर्म और ईश्वर को ही माना गया है। उस समय अलग अलग स्थानों पर धर्म के अलग अलग रूप थे, जैसे कि बहुदेवात को कोई मानता था, कोई एक देवात को मानता था, और कुछ लोग प्रकृति पूजा के प्रचलित थी, तो प्रकृति को अपना देवता मानते थे। तो इस तरह से प्राथमिक स्तर इस तरह से गुजरा, ऐसा कॉमट जी मानते हैं। इसी के साथ सामाजिक विकास का जो द्वितीय स्तर है वो तात्विक स्तर है, जिसमें मानव घटनाओं की व्याख्या उनके गुणों के आधार पर करता था। यानी कि इस अवस्था में मानव का अलौकिक शक्ति में विश्वास कम हुआ और प्राणियों में विद्यमान अमृत शक्ति को ही समस्त घटनाओं के लिए उत्तरदायी माना गया। यानी कि जो व्यक्ति हैं वही कहीं ना कहीं शक्तिशाली हैं, अलौकिक शक्ति से के साथ हैं, ऐसा माना गया। देखिए, सामाजिक विकास का जो तीसरा स्तर है ये वैज्ञानिक स्तर है, जो कि इस समय वर्तमान समय में हम कह सकते हैं कि चल रहा है। देखिए, वैज्ञानिक स्तर में मानव सांसारिक घटनाओं की व्याख्या धर्म, ईश्वर और लौकिक शक्ति के आधार पर नहीं, बल्कि वैज्ञानिक नियम और तर्क के आधार पर करते हैं, और साथ ही वह कार्य और कारण के सहसंबंधों को ज्ञात करते हैं, नियमों और सिद्धांतों को प्रतिपादित करते हैं। मानव घटनाओं का अवलोकन कर उनकी तार्किक और वैज्ञानिक व्याख्या करके सत्य तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है। तो इस प्रकार चिंतन के विकास के साथ साथ सामाजिक संरचना, संगठन और व्यवस्थाओं का भी विकास और परिवर्तन हुआ। तो ये सभी वैज्ञानिक स्तर के अंतर्गत रखे हैं कॉमट जी ने। अब इस सिद्धांत की हम समालोचना भी देख लेते हैं। देखिए, समाजशास्त्रियों ने कहा कि निसंदेह समाज में होने वाले परिवर्तन की एक योजनाबद्ध और क्रमबद्ध व्याख्या कॉमट जी का एक सराहनीय प्रयास है, लेकिन उनके इस सिद्धांत को पूरी तरह से सही नहीं माना जा सकता। उन्होंने मानव चिंतन और सामाजिक विकास के 3 स्तरों का उल्लेख किया। उन स्तरों से विश्व के सभी समाज गुजरे हो ये आवश्यक नहीं है। यह स्तर किसी समाज में पहले हो सकता है, किसी में बाद में हो सकता है, या फिर किसी समाज में ये दोनों स्तर साथ साथ भी चल सकते हैं। तो इस तरह से ये जो स्तर बताया है कॉमट जी, ये पूरी तरह से सही नहीं है। अब इसी के साथ हम समाजशास्त्री स्पेंसर के सिद्धांत को भी देख लेते हैं। अब हम समाजशास्त्री स्पेंसर के सिद्धांत को भी देख लेते हैं। देखिए, स्पेंसर ने भी सामाजिक परिवर्तन का उद्विकासी सिद्धांत प्रस्तुत किया। समाजशास्त्री स्पेंसर सामाजिक परिवर्तन को प्राकृतिक आवरण के आधार पर प्रकट किया। देखिए, स्पेंसर डार्विन के उद्विकास से सिद्धांत से प्रभावित थे। डार्विन ने जीवन के उद्विकास का सिद्धांत प्रतिपादन किया, जिसे स्पेंसर ने समाज पर लागू किया। डार्विन का मत था कि जीवों में अस्तित्व के लिए संघर्ष पाया जाता है। इस संघर्ष में वे ही प्राणी बचे रहते हैं जो शक्तिशाली होते हैं और प्रकृति से अनुकूलन कर लेते हैं। कमज़ोर इस संघर्ष में समाप्त हो जाते हैं, और कुछ इसी तरह से प्रकृति भी ऐसे जीवों का वर्णन करती है जो योग्य और सक्षम होते हैं। इसीलिए इस सिद्धांत को प्राकृतिक आवरण का सिद्धांत भी कहते हैं। हालांकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और इसके प्रवरण और जन्म और मृत्यु दर पर सामाजिक कारकों जैसे कि प्रथाओं, मूल्यों और आदर्शों का भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रवरण में श्रेष्ठ मनुष्य ही बचे रहते हैं, जो समाज का निर्माण करते हैं और उसमें परिवर्तन लाते हैं। देखिए, प्रत्येक नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में
अधिक उन्नत होती है और समाज को आगे की ओर बढ़ाती है। इस प्रकार समाज क्रमशः आगे बढ़ता है और परिवर्तन होता जाता है। इस प्रकार स्पेंसर सामाजिक परिवर्तन के लिए अप्राकृतिक और सामाजिक प्रवण को आधार मानते हैं। देखिए, स्पेंसर के अलावा जैविकी कारकों को सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी मानने वालों में सामाजिक विचारक गोबिनियो और लापोज भी प्रमुख हैं। इन विद्वानों की मान्यता है कि समाज का निर्माण और प्रगति उन लोगों द्वारा संभव है जो प्रजातीय दृष्टि से श्रेष्ठ होते हैं। जब किसी समाज में प्रजातीय दृष्टि से हीन व्यक्ति होते हैं तो वह समाज पतन की ओर चला जाता है, और जब उसमें शक्तिशाली व मानसिक दृष्टि से श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं तो वह समाज प्रगति करता है और स्थायी रूप से बना रहता है। तो इस तरह से इन समाजशास्त्रियों ने ये कहा। देखिए, स्पेंसर व जीववादियों के सिद्धांतों की अनेक विद्वानों ने यह कहकर आलोचना की है कि मानव समाज पर प्राकृतिक प्रवण को लागू नहीं किया जा सकता, और साथ ही इन्होंने परिवर्तन के अन्य सिद्धांतों की भी अवहेलना की है। इस तरह से स्पेंसर के सिद्धांतों की समालोचना की गई। अब हम सामाजिक परिवर्तन एवं उद्विकासीय और रेखीय सिद्धांत कारकों में समाजशास्त्री कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को भी समझ लेते हैं कि किस तरह से उन्होंने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को दिया हुआ है। कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन को प्रौद्योगिक और आर्थिक कारकों से जनित माना है, और साथ ही उनके सिद्धांत को आर्थिक निर्धारणवाद या फिर सामाजिक परिवर्तन का प्रौद्योगिक सिद्धांत भी कहा जाता है। देखिए, मार्क्स का सिद्धांत वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और क्रांतिकारी सिद्धांत भी माना जाता है। उन्होंने इतिहास की भौतिक व्याख्या की और कहा कि मानव इतिहास में अब तक जो भी परिवर्तन हुआ है वे उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन के कारण ही हुआ है। उनका मानना है कि जनसंख्या, भौगोलिक परिस्थितियों और अन्य कारकों का मानव के जीवन पर प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन वे परिवर्तन के निर्णायक कारक नहीं होते हैं। निर्णायक कारक तो आर्थिक कारक या फिर उत्पादन प्रणाली होती है। देखिए, मार्क्स ने अपने सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए कुछ भौतिक मूल्यों जैसे कि रोटी, कपड़ा, निवास आदि की आवश्यकता होती है। इन मूल्यों या आवश्यकताओं को जुटाने के लिए मानव को उत्पादन करना होता है। उत्पादन करने के लिए उत्पादन के साधनों की आवश्यकता होती है। जिन साधनों के द्वारा व्यक्ति उत्पादन करता है उन्हें प्रौद्योगिक कहते हैं, और प्रौद्योगिक में छोटे छोटे औजार तथा बड़ी बड़ी मशीनें सम्मिलित होती हैं। देखिए, प्रौद्योगिक में जब परिवर्तन आता है तो उत्पादन प्रणाली में भी परिवर्तन आता है। देखिए, कुल मिला के मार्क्स जी का मानना है कि उत्पादन के संबंधों के संपूर्ण योग से ही समाज की आर्थिक संरचना का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए, कृषि युग में जमींदारों, कृषकों और कृषि श्रमिकों के बीच पाए जाने वाले संबंधों से एक विशेष प्रकार की आर्थिक संरचना का निर्माण हुआ, जिसे हम कृषि अर्थव्यवस्था कहते हैं। आज के समय में या फिर वर्तमान समय में पूंजीवादियों, कारखानों के स्वामियों और श्रमिकों के संबंधों से मिलकर बनने वाले आर्थिक संरचना कृषि युग की आर्थिक संरचना से अलग है। इसे हम औद्योगिक आर्थिक संरचना या औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहते हैं। संक्षेप में कहें तो मार्क्स के अनुसार उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। जब उत्पादन के उपकरणों यानी प्रौद्योगिक, उत्पादन के कौशल, ज्ञान, उत्पादन के संबंध, इन सभी में जो कि आर्थिक संरचना का निर्माण करते हैं, जब इनमें परिवर्तन आता है तो संपूर्ण सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संरचना में भी परिवर्तन आता है, जिसे हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। यानी कि मार्क्स का मत ये है कि इतिहास के प्रत्येक युग में दो वर्ग रहे। मानव समाज का इतिहास इन दो वर्गों के संघर्ष की ही इतिहास है। और साथ ही मार्क्स ने कहा कि समाज के विकास को 5 युगों में बांटा और प्रत्येक युग में पाए जाने वाले 2 वर्गों का उल्लेख उन्होंने किया। एक वह वर्ग है जिसका उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व रहा है, और दूसरा वह जो श्रम द्वारा जीवन यापन करता है। इन दोनों वर्गों में अपने अपने हितों को लेकर संघर्ष होता है। प्रत्येक वर्ग संघर्षों का अंत नए समाज और नए वर्गों के उदय के रूप में हुआ है। वर्तमान समय में पूंजीवादी और श्रमिक 2 वर्ग हैं जो अपने अपने हितों को लेकर संघर्ष करते हैं। इसी के साथ मार्क्स कहते हैं कि वर्ग की रचना और प्रकृति ही समाज व्यवस्था का निर्धारण करती है। एक युग के वर्ग संघर्ष के परिणाम स्वरूप नए वर्ग का जन्म होता है, जो नई समाज व्यवस्था को जन्म देता है। इस प्रकार
वर्ग संघर्ष और उसके परिणाम स्वरूप नए वर्गों के जन्म के कारण ही समाज में परिवर्तन होता है। इस तरह मार्कस ने सामाजिक परिवर्तन में वर्ग संघर्ष की भूमिका को ही महत्वपूर्ण माना है। अब इनके सिद्धांत की हम समालोचना भी देख लेते हैं। देखिए, आलोचना करते हुए समाजशास्त्री कहते हैं कि मार्कस ने सामाजिक परिवर्तन के लिए केवल एक ही कारक यानी आर्थिक कारक या फिर उत्पादन प्रणाली को ही उत्तरदायी माना है। परिवर्तन के अन्य कारकों की उन्होंने अवहेलना की और साथ ही सामाजिक, धार्मिक, भौगोलिक और जनसंख्यात्मक कारकों का भी सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण हाथ होता है और स्वयं आर्थिक कारक भी अन्य कारकों से प्रभावित होता है। इन सभी बातों को उन्होंने कहीं ना कहीं अपने सिद्धांत में स्पष्ट नहीं किया। और साथ ही मार्कस कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन प्रौद्योगिकी, आर्थिक संबंध और आर्थिक संरचना में परिवर्तन के कारण आते हैं, लेकिन वे यह स्पष्ट करने में असमर्थ रहे कि प्रौद्योगिक आदि में परिवर्तन क्यों होता है या उसे परिवर्तन करने वाले कौन से कारक हैं, ये उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। और साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि मार्कस ने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को वैज्ञानिक आधार प्रदान करने का पूरा प्रयास किया है, फिर भी उन्होंने आर्थिक कारकों पर आवश्यकता से अधिक बल दिया है। मानव केवल अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाला पुतला मात्र नहीं है। और साथ ही मैक्स वेबर ने मार्कस के सिद्धांत की आलोचना की है। वे आर्थिक कारकों के स्थान पर धर्म को सामाजिक परिवर्तन का आधार मानते हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं मार्कस ने सबसे ज़्यादा केवल अपने आर्थिक कारणों पर बल देने के कारण उनके इस सिद्धांत की आलोचना की गई।